हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है अरस्तु यानी अरिस्टोटल। अरस्तु के बारे में हम लोग देखेंगे कि अरस्तु की महान उपलब्धियां क्या हैं, इनके जो है दर्शन शास्त्र क्या हैं और इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अरस्तु का जो जीवन काल रहा है वह 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। यानी इनका जन्म जो है 384 ईसा पूर्व में और जो मृत्यु हुआ था 322 ईसा पूर्व में, यानी सिकंदर की मृत्यु के लगभग 1 साल के बाद हो गया था। तो राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में हम अरस्तु को देखते हैं। अरस्तु को निम्न कारणों के आधार पर राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो पहला आधार है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि हमेशा जो है विषय के प्रति जो है अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स की रचना के पूर्व अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उसे यूनानी जगत की राजनीतिक संस्थाओं का ज्ञान कुछ समझा जाता है। उसे इतिहास का अधिकारपूर्ण ज्ञान था और उसने अपने इस संपूर्ण ज्ञान के आधार पर राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाएं प्रदान किया था। उसका अध्ययन स्वयं द्वारा संग्रहित तथ्यों पर आधारित होने के कारण उसे प्रथम वैज्ञानिक विचारक भी माना जाता है। चलिए, दूसरा कारण बच्चों, राजनीति विज्ञान का जनक कहने का इसका दूसरा तात्पर्य है, दूसरा जो कारण है वह है राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। यानी राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप देना, ये दूसरा कारण बनता है। तो जैसा कि माना जाता है कि अरस्तु ने राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक करके राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान किया था। इस दृष्टि से राजनीति का विज्ञान सही रूप से अरस्तु से प्रारंभ होता है। इसके लिए डनिंग कहते हैं अपने शब्दों में, राजनैतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सर्वप्रमुख महत्व इस तथ्य में है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया था। यानी कि डनिंग का कहना है कि अरस्तु जो है सबसे पहले अपने तथ्यों को राजनीतिक दृष्टि से एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में देखते थे। चलिए आगे देखते हैं तीसरा कारण क्या रहा है इनका। तो यहाँ पर डनिंग के शब्दों में है ये बातें, ठीक है। तीसरा है यथार्थवादी विचारक। अरस्तु को एक यथार्थवादी विचारक के रूप में भी जाना जाता है। और यथार्थवादी विचारक जो हैं, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कैटलिन के शब्दों में क्या कहा गया है। कन्फ्यूशियस के बाद, कन्फ्यूशियस जो थे वो पूरब की यानी कि चीन के एक दार्शनिक हैं। कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्य मार्ग का सबसे बड़े प्रतिपादक हुए हैं, ये कहना है डनिंग का, ठीक है। तो अरस्तु प्रथम विचारक हैं। उसने विज्ञान पर यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया है। उनका यह अपूर्व गुण संयम या संतुलन का तत्व है। उसने सदैव ही अतिशयोक्ति से बचते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। इसके लिए जो कैटलिन जो है अपने शब्दों में लिखते हैं, कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्य मार्ग का सबसे बड़े प्रतिपादक हैं। आगे देखते हैं कि अरस्तु का नैतिक दर्शन, मध्य मार्ग का सिद्धांत क्या है। जैसा कि नैतिक सद्गुणों के स्वरूप तथा उनके अनुसार आचरण के संबंध में अरस्तु ने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे मध्य मार्ग का सिद्धांत कहा जाता है। जैसा कि इस सिद्धांत के नाम से ही स्पष्ट होता है, यह मनुष्य के लिए संतुलित जीवन के मार्ग की ओर संकेत करता है। इसके अनुसार प्रत्येक नैतिक सद्गुण दो विशेष अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच की अवस्था है। इनका कहने का मतलब है कि यदि अतिवादी, जैसे कि या तो बहुत अधिक भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसे उन्होंने मध्य मार्ग का सिद्धांत कहा है। जैसा कि उदाहरण में समझाया गया है कि संयम, अत्यधिक भोग शक्ति और पूर्णतया आनंद रहित संन्यासवाद की मध्यवर्ती स्थिति है। इन्होंने कहा है कि जो संयम है वह अत्यधिक भोग शक्ति
और पूर्ण रूप से संन्यासवाद के मध्य की स्थिति है, यानी संयमित इंसान जो रहेगा तो वह मध्य मार्ग को प्राप्त होगा। इसी प्रकार साहस भी, इन्होंने साहस को उदाहरण लिया है कि उदंडता या दुस्साहस एवं कायरता के बीच का अवस्था है, यानी ज़्यादा उदंड भी सही नहीं है और ज़्यादा कायर भी सही नहीं है। यदि बीच के मार्ग को अगर अपनाते हो तो उसे साहसी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने मध्यम मार्ग को, यानी मध्यम मार्ग के सिद्धांत को इन्होंने काफ़ी जो है अपने थ्योरी में, अपने जो है विचार में प्रस्तुत किया है। अरस्तु के चिंतन में मध्य मार्ग का विचार प्रभावी है। यह विचार अरस्तु के चिंतन में प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए शासन की प्रणाली में भी इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया है, संपत्ति के विभाजन में भी इन्होंने मध्यम मार्ग का सहारा लिया है। चलिए बच्चों, चौथा देखते हैं कि चौथा जो इनका जो राजनीतिक विज्ञान के जनक कहने का जो कारण है वह है वैज्ञानिक पद्धति। अब वैज्ञानिक पद्धति में आगमनात्मक और तुलनात्मक, इन दो पद्धतियों का इन्होंने काफ़ी जो है विचार किया। कुछ लेखकों का विचार है कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान के जनक कहने का सर्वप्रमुख कारण है उनके द्वारा आगात्मक और तुलनात्मक रूपों से अपनाई गई वैज्ञानिक पद्धतियाँ। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व 158 संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए माना जाता है कि इनका जो वैज्ञानिक पद्धति है वह आगात्मक है। आगात्मक क्या होता है कि किसी भी थ्योरी को समझाने से पूर्व उसको एग्जाम्पल से समझा देना और तुलना के माध्यम से समझाना है, यानी कि दो देशों के बीच में तुलना करा करके, उनके संविधानों में तुलना करा करके वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करवाना ही वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। तो अरस्तु का जो है यही रहा थ्योरी। पांचवा, इनको जो है राजनीतिक विज्ञान के जनक कहने का कारण है राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहा गया कि अरस्तु प्रथम पश्चिमी विचारक हैं, यानी पश्चिम में रहने वाले पहले विचारक हैं जिसने क्रमबद्ध रूप से राज्य का पूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। राज्य के जन्म और उसके विकास को लेकर के उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आता है। छठवां जो कारण है सरकार के अंगों का निरूपण। सरकार के अंगों के निरूपण में अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों, खासतौर पर नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया है। वे अंग इस समय जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से बिल्कुल अनुरूप न हो, परंतु कुछ उनके समान ही प्रतीत होता है। अरस्तु की यह खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का रूपरेखा बनी है। चलिए आगे जो है इनको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहने का जो कारण है वह है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अब कानून को सर्वोच्च रखना, यानी कानून जो नियम कानून है, संविधान है, इनको उन्होंने उच्च प्राथमिकता दिया है। तो किस प्रकार से? तो माना जाता है कि अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता का विश्वास रखते थे, जबकि प्लेटो जो है सर्वोच्च शक्ति के शासन में विश्वास करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो दार्शनिक शासक होगा वो काफ़ी बेस्ट होगा। अरस्तु का विश्वास विधि के शासन में है। यानी अरस्तु चाहते हैं कि विधि मतलब कि जो संविधान है उसके अनुसार जो है शासन प्रक्रिया चले। जब 8वां कारण है राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना। जबकि हम मानते हैं कि जो प्लेटो हैं उन्होंने कभी भी राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान नहीं किया था, जबकि अरस्तु ने जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको आर्थिक आधार प्रदान किया। जैसे माना जाता है कि अरस्तु राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम विचारक माने जाते हैं। उसने इन मूलभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने में निर्णयकारी तत्व होते हैं। इसलिए उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं में आर्थिक आधार प्रदान किया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं।
आगे आता है अरस्तु का जीवन। तो अरस्तु का जो जीवन है, आज विश्व अरस्तु से एथेंस के विचारक के रूप में परिचित है। पूरा विश्व मानता है कि जो अरस्तु हैं वह एथेंस के विचारक हैं, एक दार्शनिक हैं, किंतु वह एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं थे, यानी कि इनका जो जन्म था कहीं और पर हुआ था। तो अरस्तु का जो जन्म है 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टागिरस नामक जगह पर हुआ था, जो यूनानी उपनिवेश हुआ करता था। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे। जो अरस्तु हैं वह शिष्य जो है प्लेटो के हैं, और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर के गुरु भी हैं। अब देखते हैं अरस्तु का जीवन। आज विश्व अरस्तु को एथेंस के विचारक के रूप में जानता है, किंतु वह एथेंस के जन्मजात नागरिक नहीं थे। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टागिरस नामक जगह पर हुआ था, जो यूनानी उपनिवेश हुआ करता था। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर के गुरु थे। तो अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु हैं। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था पॉलिटिक्स, जो काफ़ी विश्वविख्यात हुआ। अब माना जाता है कि अरस्तु ने लगभग 400 जो है ग्रंथों की रचना किया था। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विख्यात जो उनका रचना रहा है वो है पॉलिटिक्स। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उनको जो है एक उपनाम के से संबोधित करते थे, अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता यानी नॉज कहा करता था। यानी प्लेटो जो है अरस्तु को 2 नामों से संबोधित करते थे, अकादमी का मस्तिष्क, क्योंकि अकादमी जो है एक संस्था है, शैक्षणिक संस्था, जिसकी स्थापना जो है प्लेटो ने किया था, और दूसरा नाम था शरीरधारी बुद्धिमत्ता यानी नॉज। ये 2 नामों से उन्होंने अरस्तु को पुकारा था। एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु माइनर यानी एशिया माइनर में चले आए और वहाँ उन्होंने अकादमी की एक शाखा स्थापित किया। उनको यहाँ नियंत्रित करने वाले अर्तानियस का राजा हर्मिस था। वह अरस्तु का बहुत सम्मान करते थे और उसने अपनी दत्तक पुत्री जो है पिथियास की शादी अरस्तु के साथ कर दिया था। तो माना जाता है कि प्लेटो के बाद अरस्तु को ही एकेडमी का उत्तराधिकारी माना जाता था, परंतु यह वहाँ के मूल निवासी नहीं थे, जिसके कारण से प्लेटो के भतीजों को एकेडमी का जो है मुखिया चुना जाता है। उस कारण से अरस्तु को एशिया माइनर आना पड़ा, एथेंस छोड़ दिया उन्होंने, और उन्होंने अर्तानियस का राजा हर्मिस का एक दत्तक पुत्री हैं पिथियास, उससे उन्होंने शादी कर लिया। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। अरस्तु ने लीसियम नामक शैक्षणिक संस्था 335 ईसा पूर्व में खोला था। तो जब यह हर्मिस के शासनकाल में आए तो वहाँ पर उन्होंने एकेडमी का एक जो है संस्था बनाया जिसका नाम था लीसियम। ठीक है, 342 ईसा पूर्व में उसे मकदूनिया बुलाया गया और मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्ष के पुत्र सिकंदर का शिक्षा भार जो है अरस्तु को सौंप दिया। तो अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु माने जाते हैं, क्योंकि राजा फिलिप ने 342 ईसा पूर्व में अरस्तु को मकदूनिया बुला लिया था, यानी कि उनके मूल जो है देश में बुला लिया गया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई
जहाँ पर उन्होंने शिक्षण कार्य किया था, तो वहाँ पर जो है जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर के जो अपोजिट साइड हैं तो उनको जो है एथेंस में सत्ता मिलती है, और अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए अरस्तु जो है, क्योंकि सुकरात को जहर देकर मारा गया था, तो उस समय अरस्तु को भी काफ़ी समाज में एक कुरीतियाँ फैल गई थी कि अरस्तु भी राज्य को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिस कारण से वे भाग करके कैलसिस्को चले गए। कैलसिस्को जो है एक स्थान है, वहाँ से अरस्तु भाग करके यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप उन पर लगाया जा चुका था। तो जो सिकंदर की विरोधी सत्ता आई थी सामने, वह उनको जरूर फांसी या जहर दे देती, जिसके कारण से वो वहाँ से कैलसिस्को भाग गए। भागते समय उन्होंने ये कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। इनका कहने का तात्पर्य था कि एक बार एथेंस वासियों ने दर्शन के खिलाफ जो है सुकरात को उन्होंने जहर देकर मार डाला था, यह मौका उनको नहीं दिया जाएगा। और सिकंदर की मृत्यु के एक साल के बाद 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि अरस्तु की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उन्होंने आत्महत्या किया था। ये केवल एक बात है, मतलब कि एक विचार है लोगों का। अब अरस्तु की देखते हैं कि अध्ययन पद्धति क्या रही है। अरस्तु द्वारा आज्ञात्मक, द्वंद्वात्मक, स्वदेशीय, अन्वेषात्मक, विश्लेषणात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक जो है उनको विज्ञान यानी कि राजनीति विज्ञान का पिता कहने का जो तात्पर्य है वह आज्ञात्मक के कारण है। चलिए आगे देखते हैं कि इनका जो है शिक्षण पद्धति में क्या योगदान रहा। अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो से बिल्कुल भिन्न है। आदर्श राज्य तथा उनकी संस्थाओं की रचना करने में प्लेटो ने काल्पनिक प्रधान पद्धति को अपनाया था। प्लेटो की जितनी भी रचना हुई है, इन्होंने केवल उसमें, जिसे रिपब्लिक में उन्होंने बताया है कि उन्होंने कल्पना के आधार पर आदर्श राज्य का उन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें पर्यवेक्षक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं है। किंतु अरस्तु के वैज्ञानिक अध्ययन में उसमें तथ्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया है। इस कारण उसने अपनी समकालीन और भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं का सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण और अध्ययन किया। इस प्रकार उसकी पद्धति आनुभविक और आगमनात्मक है। उसकी यह पद्धति ऐतिहासिक प्रवृत्ति, दृष्टिकोण, परंपरा प्रेम तथा जनमत का सम्मान करने वाली तत्परता से निर्धारित हुई है। यथार्थवादी दृष्टिकोण उनकी पद्धति का मूल तत्व है। जैसा कि हम ऊपर देखे थे कि जो यथार्थवादी हैं, इनका जो है अध्ययन का मूल जो है दृष्टिकोण माना जाता है। चलिए प्लेटो जो है, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन आदि आदर्शवादी विचारक हैं। वे विचारक आदर्शवादियों में शामिल हैं जो अपना विचार अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं तथा राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। तो खास तौर पर इन पांचों जो दार्शनिक हैं, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल और ग्रीन, ये आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। अब देखते हैं सुधारात्मक पद्धति क्या है। अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्ण निर्धारित होता है। अरस्तु ने माना है कि यदि कोई वस्तु है तो उसका एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य का वह वस्तु का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से, अपने पद्धति के माध्यम से समझाया है कि सुदेशात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है। उन्होंने माना है कि सबसे पहले हमें जो है कोई वस्तु है तो वस्तु को नहीं देखना है, पहले उसका उद्देश्य देखना है। जैसे उन्होंने कहा है कि हम बीज के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले हम वृक्ष की कल्पना करते हैं। वृक्ष कैसा होगा, उसमें डालियाँ होंगी, उसमें लकड़ी होगा, उसमें मेज बनेगा, ठीक है। तमाम तरह की चीज़ें पहले सोचना है, फिर वह बीज जो है अगर रोपण होगा तो ऐसा होगा। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि यदि हम उसका परिणाम जानते हैं तो हमें करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। हम वृक्ष को तभी रोपेंगे जब उसके हमें परिणाम पता होंगे। तो वृक्षों से फल, लकड़ी, मेज, तमाम तरह की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जिसके कारण से उन्होंने इसकी कल्पना किया था। तो सुदेशात्मक पद्धति में पहले हम परिणाम देखते हैं, फिर उसकी कल्पना कर लेते हैं, फिर बीजों के बारे में सोचते हैं। अरस्तु ने सुदेशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है। तो ऊपर का जो एग्जाम्पल है, वृक्ष की कल्पना बीज से पहले की गई है,
इसी प्रकार राज्य की कल्पना व्यक्ति से पहले की गई है। तो व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण होता है। अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो राज्य का कोई मतलब नहीं है। परंतु अरस्तु ने यहाँ पर ऊपर के एग्जाम्पल को तुलना करके बताया कि पहले राज्य फिर व्यक्ति, क्योंकि व्यक्तियों की संपूर्ण आकांक्षाएं तभी पूर्ण होंगी जब राज्य होगा। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, यानी राज्य का निर्माण पहले होता है, फिर इसके बाद इंसानों के बारे में वो सोचते हैं। सुदास्मत है, सुद्देशात्मक यानी टेलियोलॉजिकल पद्धति का विस्तृत अभिप्राय लकड़ी निर्माण, मेज का निर्माण, इन सभी के बारे में वो पहले सोचते हैं, फिर इसके बाद जो है वह मूल बातों पर आते हैं। अरस्तु के अनुसार राजनीति की परिभाषा क्या है? अरस्तु के अनुसार मानवीय जीवन के दो पक्ष होते हैं और आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन है। तो अरस्तु ने माना है कि दो पक्षों में, जैसे आर्थिक है और व्यक्तिगत पक्ष, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति का राजनीतिक और सामाजिक जीवन ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। यानी कि पहले आप अर्थ के विषय में, पैसा के विषय में, संपत्ति के विषय में और खुद के बारे में न सोच करके राजनीति के बारे में और सामाजिक जीवन के बारे में सोचना है। इसलिए अरस्तु ने व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी का नाम दिया है। मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। इसी कारण से इंसान को एक राजनीतिक प्राणी का नाम अरस्तु ने प्रस्तुत किया है, जिसका अभिप्राय है कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य वो मानते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति में भौतिक आवश्यकताएं विद्यमान होती हैं जो पशुओं से मिलती हैं। कह रहा है कि अरस्तु का मानना है कि जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो इंसानों में भी, यानी पशुओं में भी होता है। यदि हम उसका कॉपी करते हैं तो यह भौतिक अवस्थाएं इंसानों में भी आ जाती हैं। परंतु व्यक्ति की मूल विशेषता उसके नैतिक सद्गुण जीवन यापन में है, जो ईश्वर की विशेषता के समान है। यदि इंसान को जानवरों से अलग होना है, उनसे अलग दिखना है, तो उनके अंदर सद्गुण या नैतिकता आनी चाहिए, जो ईश्वर की विशेषता के समान है, जो ईश्वर के समान माना जाता है। यदि इंसान में सद्गुण नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो वह एक पशु के समान है। इसलिए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का मूल उद्देश्य समुदाय का कल्याण है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ और हितों को पूर्ण करना। उन्होंने कहा है कि यदि आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो आपका जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो समुदाय का कल्याण होना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के विषय में, अपने हित के बारे में सोचें। यह विचार अरस्तु पर प्लेटो के विचार का स्वाभाविक परिणाम है और यही जो है प्लेटो भी सोचते हैं। प्लेटो ने इसीलिए एक आदर्शवादी जो है शासक की कल्पना किया है। अब देखते हैं अरस्तु की रचनाएं क्या है। अरस्तु की पहली रचना है पॉलिटिक्स, दूसरा है ऑन द सोल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकॉलेक्शन, थर्ड है एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे जो इनकी रचना है वह है मेटाफिजिक्स, आगे है निकोमैक्लियन एथिक्स, आगे इनकी रचना है द कैटेगरी टॉपिक्स, द प्रियर एनालिटिक्स, आगे है पोस्टेरियर एनालिटिक्स, आगे है रियोट्रिक, आगे है पोएटिक्स। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है इनका पॉलिटिक्स ही माना जाता है और आगे जो है उससे थोड़ा से कम जो है एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार क्या हैं? राज्य की उत्पत्ति और विकास। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के विचार का खंडन करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। तो अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो और सोफिस्ट विचारधारा को पूर्णतः इसलिए खंडित करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह समझौते से हुई है और नागरिकों का उसमें कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का परिणाम है। तो अरस्तु का मानना है कि जो इंसान है वह प्रकृति से ही एक राजनीतिक
प्राणी माना जाता है और राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति का परिणाम है। यदि राजनीतिक प्राणी नहीं होता तो राज्य की उत्पत्ति नहीं होता है। इन्होंने खंडन किया है सोफिस्टों का और अपने गुरु प्लेटो का। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। यदि राज्य है वो क्यों बना? क्योंकि इंसान उसमें अपनी स्थिति को सामाजिकता के आधार पर लाए थे। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील और विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी की जीवधारियों से भिन्न है। उन्होंने कहा है सामाजिक यानी कि साथ में रहना, जैसे कि जानवर भी रहते हैं, परंतु इंसान भी साथ में रहता है। उसके साथ ना उसकी विचारधारा है, उसका विवेकशीलता है, जो अन्य प्राणियों से अलग बनाता है। यह सामाजिक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित होता है। इसके अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त करता है। सर्वप्रथम, अब उन्होंने बताया कि समाज का निर्माण कैसे होता है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहली सामाजिक संस्था कुटुंब यानी परिवार का निर्माण किया, जिसमें पति पत्नी संतान और एक दास एक साथ रहते हैं। कौटुंबिक अवस्था में हमें राज्य का बीज दिखाई देता है, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है और कुटुंब स्वाभाविक समुदाय के रूप में, क्योंकि यह संतान उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकता को पूर्ण करता है। कह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति जैसे हुई है उसको हम एक छोटे लेवल पर परिवार समझते हैं। परिवार का मुखिया शासक होता है और बाकी सभी लोग जो होते हैं समुदाय होते हैं, जिसमें पति पत्नी बच्चे और दास सभी आते हैं। परंतु व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए कुछ कुटुंब मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं। गांव के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उससे सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम भी व्यक्ति की सभी भौतिक और बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता है। तो परिवार से बना गांव, ठीक है, ताकि आवश्यकताएं पूरी हो सकें। परंतु अब देखते हैं कि गांव से जो है नगर कैसे बनते हैं। अतः ग्रामों के सम्मिलन से नगर राज्य का निर्माण होता है या जन्म होता है। राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी करता है। जो नगर राज्य हैं वह गांव की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, उसमें काफ़ी लोग आते हैं, जिससे उनकी आवश्यकताएं जो है पूर्ण हो जाती हैं। यह व्यक्तियों की बौद्धिक और नैतिक शक्तियों को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है तथा नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार कुटुंब से ग्राम, ग्राम से राज्य अस्तित्व में आए हैं। अब देखते हैं कि राज्य क्या है। तो राज्य के विषय में कुछ पॉइंट्स हैं। राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव, राज्य के रूप में होता है। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक और आंगिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य से ही संभव होता है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो राज्य की विशेषता बताते हैं। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है या तो वह पशु है या तो वह देवता है। उन्होंने कहा है कि राज्य के बिना कोई इंसान पूर्ण नहीं रह सकता है। यदि ऐसा कोई है तो उसे या तो पशु मान लें या तो वह खुद ही भगवान है, देवता है। जो राज्य में नहीं रहता है वह कहीं और रहता है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि राज्य बड़ा है, एक परिवार से, एक गांव से, इसलिए वह पूर्ण है। अरस्तु का आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक। तो पॉलिटिक्स में कुल 8 पुस्तकें हैं, जिसमें 7वीं की बात कर रहा है। पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में अरस्तु प्लेटो के लाज, प्लेटो की एक रचना है लाज नामक, से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपने आदर्श राज्य का एक सुंदर और व्यापक चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में प्रतिपादित आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राजा राज्य करता है, जिसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है और जिससे जन स्वीकृति भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है अरस्तु देखते हैं कि जो रिपब्लिक है प्लेटो की रचना, उसमें एक दार्शनिक राजा राज्य करता है और उसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह जन स्वीकृति भी नहीं लेता है, अपने मन से जो आता है वो करता है। क्योंकि मानना है प्लेटो का कि दार्शनिक राजा अच्छे होते हैं,
वो अपने निर्णयों को कभी भी गलत नहीं ठहरा सकते। इस आदर्श राज्य की असंभावना को समझकर प्लेटो ने लाज में अंकित अपने उपादर्श राज्य में दार्शनिक शासन के स्थान पर कानून शासन को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है। जब पॉलिटिक्स में उन्होंने रचना किया था तो दार्शनिक राजा को एक तरह से न्यायाधीश मान लिया था कि जो दार्शनिक राजा है वह जो करेगा अच्छा ही करेगा। परंतु उन्होंने जब लाज पुस्तक लिखा था तो उन्होंने कहा था नहीं, पूरी शक्तियों को दार्शनिक राजा को नहीं देना चाहिए, कुछ कानून के तहत भी रहना चाहिए। किंतु ऐसा करते समय भी उनके मन में मस्तिष्क पर रिपब्लिक का आदर्श राज्य ही छाया हुआ था। जब वो रचना कर रहे थे द लाज का, तब भी उनके मन में रिपब्लिक का जो है आदर्श राज्य ही मन में था। इस कारण कानून शासन जनमत को प्रतिष्ठित करने के लिए राज्य व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने चाहिए, प्लेटो ने वो परिवर्तन नहीं कर सका, क्योंकि वह आदर्श राज्य यानी एक कल्पना आदर्श है। उन्होंने कल्पना में ये बातें लिखी थी तो उनके मन में वही था। तो लाज में भी उन्होंने कानून को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। और किस लिए महत्व देना चाहिए था? कानून के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में और जनमत को प्रतिष्ठित करने के क्षेत्र में प्लेटो ने ये परिवर्तन नहीं किए। पर उन्होंने ये बात माना है कि कानून के तहत जो सत्ता होती है वो काफ़ी श्रेष्ठ होती है। इसका श्रेय उनके महान शिष्य अरस्तु को है। तो अरस्तु ने इन चीज़ों को बदलाव किया। अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में उसने न केवल कानून को उसके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया, वरन राज्य के वास्तविक प्रशासन में अनुभव, रीति रिवाज और जनमत के महत्व को भी स्वीकार कर लिया। अरस्तु ने प्लेटो का उपादर्श राज्य या सब आइडियल स्टेट को विधिवत रूप से अपने आदर्श राज्य में ग्रहण कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो आदर्श राज्य की जो विशेषताएं हैं वह मुख्य रूप से क्या क्या हैं, और इसके अलावा भी हम देखेंगे कि जो आदर्श राज्य हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए, यानी कुछ अलग से भी उनके फैक्टर देख लेंगे। चलिए, तो आदर्श राज्य में पहला है आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास। जो आदर्श राज्य का लक्ष्य है वह व्यक्तियों के नैतिक विकास से संबंध रखता है। तो इसमें है कि अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का पहला लक्ष्य अपने नागरिकों को नैतिक कल्याण से है। राज्य समुदायों का समुदाय है क्योंकि वो सबसे बड़ा है, गांव से भी बड़ा है। प्रत्येक समुदाय में अपने सदस्यों के हित को दृष्टि में रखता है और राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च है, इसलिए उसका उद्देश्य सर्वोच्च हित साधन में होना चाहिए। चलिए, दूसरा है मध्यम मार्ग का सिद्धांत, यानी संवैधानिक तंत्री शासन व्यवस्था, थ्योरी ऑफ मीन पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब यहाँ संविधान से है। तो अरस्तु ने अपने जो है सिद्धांत में, अपने शासन व्यवस्था में मध्य मार्ग को अपनाया है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। आगे है विधि को सर्वोच्चता। अरस्तु जो है विधि को, कानून को सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि अरस्तु के आदर्श की एक प्रमुख विशेषता विधि की सर्वोच्चता है। अरस्तु विधि की सर्वोच्चता का समर्थन करते हुए लिखते हैं कि व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेष्ठकर होता है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जब विधि के अनुसार जो कार्य होगा तो एक मनुष्य के ऊपर उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। वह विधि जो है सबके लिए समान होगी, कानून व्यवस्था सबके लिए समान होगा, इसलिए उन्होंने इसको सर्वोच्च स्थान पर रखा है। अरस्तु का आदर्श सदैव संवैधानिक शासन में रहा है, निरंकुश राज्य में नहीं, चाहे वह दार्शनिक राजा का निरंकुश राज्य ही क्यों न हो। अरस्तु प्रारंभ से ही इस विचार का प्रतिपादन करते हैं कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानून को होना चाहिए, यानी कि जो कानून है उसके हिसाब से न्याय होना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष से नहीं। उसने इस बात को मानवीय दुर्बलता के प्रति रियायत के रूप में नहीं, वरन अच्छे शासन के अनिवार्य अंग के रूप में माना है, और इस प्रकार एक आदर्श राज्य का रूप स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य में रखकर हम न्याय करेंगे तो यह सही नहीं होगा, इसलिए हमें जो है कानून को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। आगे है नंबर 4 विशेषता जनसंख्या। अरस्तु जो है उनका मानना है कि जनसंख्या जो है किसी भी राज्य की न बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। चलिए आगे जो है प्रदेश। अब अरस्तु का जो कहना है
अरस्तू के अनुसार राज्य का प्रदेश बहुत विशाल नहीं होना चाहिए, किंतु इनके साथ ही इतना अवश्य होना चाहिए कि उसमें जो जो जीवन है उनकी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। तो इसलिए उन्होंने राज्य को बहुत बड़ा भी नहीं कहा है और बहुत छोटा भी नहीं किया है, और इतना बड़ा होना चाहिए कि शत्रुओं का प्रवेश कठिन हो। ठीक है, तो शत्रुओं का प्रवेश कठिन होने का तात्पर्य है कि ज़्यादा बड़ा रहेगा तो सैनिक नहीं लग पाएंगे, इसलिए एक लिमिटेड में रहेगा तो सैनिक व्यवस्था भी कायम हो सकेगी। छठवां उन्होंने विशेषता बताया है कि नागरिकों का चरित्र। नागरिकों को चरित्र में वो बताते हैं कि अरस्तू आदर्श राज्य के लिए आवश्यक चरित्र निर्माण की दिशा में शिक्षा के महत्व पर बहुत अधिक बल देते हैं। उसके लिए राज्य एक शिक्षण संस्था है और आदर्श राज्य की यह एक प्राथमिक आवश्यकता है कि सभी नागरिकों को एक ही प्रकार की अनिवार्य और सार्वजनिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी बातें कहा है। आगे है राज्य की स्थिति। राज्य की स्थिति में नगर राज्य में बस्ती का स्थान इन बातों को ध्यान में रखते हुए चुना जाना चाहिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधा, सैनिक आवश्यकताएं, नगर को बसाते समय सौंदर्य का भी ध्यान रखना चाहिए। राज्य का प्रदेश 2 भागों में बटा होना चाहिए, विशेष बस्ती या नगर में, तथा दूसरा है इसके चारों ओर का प्रदेश। बस्ती में पूजा गृह, पार्क, व्यायामशालाएँ, बाजार, बंदरगाह, सार्वजनिक स्थान होने चाहिए। उनका मानना है कि जो नगर बसाए जाएँ, गांव बसाए जाए, वो जो है समुद्र या नदियों के किनारे बसाने जाए चाहिए नहीं। और जब नदियों और समुद्रों के किनारे होगा तो पानी की व्यवस्था होगी, जल निकासी की व्यवस्था होगी, और राज्य जो है सुंदर दिखेगा। इसके लिए अलग से पार्क वगैरह बनवाने चाहिए। आगे है राज्य के विभिन्न वर्ग। ठीक है, तो आदर्श राज्य में नागरिकों की प्रमुख आवश्यकताएं 6 हैं: भोजन, कला कौशल, हथियार, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण। इन 6 कार्यों को करने के लिए राज्य में 6 वर्ग होने चाहिए। खास तौर पर इस वर्ग की बात कर रहा है। कृषक होना चाहिए, शिल्पी होना चाहिए, योद्धा होना चाहिए, व्यापारी या संपत्तिशाली होना चाहिए, पुरोहित होना चाहिए जो पूजा पाठ करा सके, तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण करने वाले निर्णायक होने चाहिए यानी न्यायाधीश होने चाहिए। चलिए अब देखते हैं 10वां जो विशेषता है, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि अरस्तू ने आदर्श राज्य में किसी भी वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद का प्रतिपादन नहीं करता है, किंतु वह यह मानता है कि संपत्ति का विषम वितरण राज्य के हित पर विपरीत प्रभाव डालता है। वह संपत्ति की विषमता को दूर करने के लिए 3 विकल्प सुझाते हैं, जिसमें पहला है नंबर 1, भू संपत्ति व्यक्तिगत हो किंतु इनका उपयोग सामूहिक होना चाहिए। उन्होंने कहा जो ज़मीन है वह किसी का भी हो परंतु इसका उपयोग सभी के लिए होना चाहिए। दूसरा है संपत्ति सामूहिक हो पर इसका उपयोग व्यक्तिगत हो। तो दूसरा उन्होंने सुझाया कि संपत्ति यदि सार्वजनिक हो पर हर लोग इसका जो है उपयोग कर लें। तीसरा उन्होंने बताया कि संपत्ति सामूहिक हो तथा इसका उपयोग भी सामूहिक होना चाहिए। अगर संपत्ति जो है सामूहिक है तो सब लोग इस्तेमाल करेंगे तो एक आदर्श राज्य की कल्पना हो सकेगी। 11वां बताते हैं विशेषता में कि स्त्रियों का साम्यवाद नहीं। संपत्ति के साम्यवाद को अस्वीकार करने के साथ साथ अरस्तु अपने आदर्श राज्य में किसी भी वर्ग के लिए स्त्रियों के साम्यवाद की धारणा का प्रतिपादन नहीं करते हैं। अरस्तु के आदर्श राज्य की धारणा के अंतर्गत किसी भी रूप में नागरिकों के हित और इच्छाओं की अवहेलना नहीं की गई है। ठीक है, तो इन्होंने जो है स्त्रियों के साम्यवाद पर कोई बातें नहीं कहा है। चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ अलग जो है विशेषता क्या है, फटाफट जो है इसको ख़त्म करते हैं। राज्य स्वाभाविक समुदाय है। ठीक है, राज्य जो है एक प्राकृतिक है। राज्य व्यक्तियों से पूर्व का संगठन है, ये भी विशेषता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ और राजनीतिक संगठन है। राज्य की जनसंख्या न ज़्यादा कम होनी चाहिए। राज्य का आकार भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और न ही ज़्यादा कम होना चाहिए। राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान और साहसी दोनों मिला जुला रूप होना चाहिए। जो नागरिकों का चरित्र है बुद्धिमानी साहसी दोनों से मिला जुला होना चाहिए, यानी कि मध्यम मार्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि राज्य का उद्देश्य और कार्य क्या होना चाहिए।
अरस्तु का कथन है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। तो अरस्तु का मानना है कि जो राज्य है सबसे पहले इंसानों की सुरक्षा के लिए बना, परंतु अभी भी वह इंसानों की अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई पॉजिटिव गुड्स है। इसका कार्य केवल बुरे कर्मों यानी बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना ही नहीं, वरन मानव की नैतिकता सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उनके द्वारा सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। तो अरस्तु ये मानते हैं कि राज्य में नैतिकता और सद्गुण का विकास होना चाहिए और व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए राज्य को कार्य करते रहना चाहिए। संक्षेप में कहा जाए तो निम्न कार्यों को सौंपते हैं। पहला है अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। तो राज्य का पहला कार्य क्या है कि सदस्य जो वहाँ निवास करते हैं पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकें, इसकी व्यवस्था राज्य करे। दूसरा है व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना। तीसरा है अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। नेक्स्ट है व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिसमें वो अपना शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकें। इसका लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अब देखते हैं कि आदर्श राज्य में नागरिकता यानी सिटीजनशिप कैसी होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। अरस्तु ने केवल नागरिकों को नागरिकता प्रदान करते वक्त एक भी बात करते हैं कि जो भी शासन व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं केवल वही नागरिक माने जाएंगे, बाकी लोग नागरिक नहीं माने जाएंगे। बारकर के अनुसार अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में न होकर के शेयर होल्डर्स या अंशधारी के रूप में किया गया है। तो बारकर मानते हैं कि अरस्तु ने अपने राज्य में जो नागरिकता है वह कानून में जो लोग कानून बनाने में या फिर शासन चलाने में जो लोग योगदान दे रहे हैं केवल उनकी ही नागरिकता दी गई है, जबकि अन्य को नहीं। इसलिए बारकर ने इसको शेयर होल्डर्स कहा है, अंशधारी के रूप में कहा है। जो कर देने वाले हैं उनको नागरिकता नहीं दी गई है। अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया है। तो जो लोग भी न्यायिक कार्य में या फिर प्रशासनिक कार्य में सरकार की सहायता करते हैं केवल वो ही नागरिक माने जाएंगे, अरस्तु का ये मानना है। आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। इस समय हम नागरिकता उन्हें ही देते हैं जिसका अधिकार होता है कि नहीं ये यहाँ के में जन्म लिए हैं, इस भूभाग पर रहे हैं, इसलिए नागरिकता दी जाती है। यह जन्म से या उसके किसी भूभाग पर निवास करने से प्राप्त होती है। अरस्तु के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता बिल्कुल नहीं होंगी, जैसे महिलाओं के लिए, शिल्पी के लिए, बूढ़े और बच्चों के लिए, दासों के लिए, विदेशी के लिए, संपत्ति विहीन व्यक्ति के लिए और श्रमिकों के लिए। इन सभी के लिए नागरिकता नहीं दी गई है। कारण क्या है? महिलाएं घर कार्य करती हैं, उनको शासन व्यवस्था से या कानून से कोई मतलब नहीं है। शिल्पी अपना काम करता है, उसको मौका ही नहीं मिलता है कि उसमें काम करे। बूढ़े बच्चे जो है इन विवेकहीन हो जाते हैं, ठीक है। दासों को ये तो काम काज करने के लिए बने हैं। विदेशी जो बाहरी आए हैं इनको भी नागरिकता नहीं होगी। और संपत्ति विहीन, जिनके पास संपत्ति नहीं है तो वह भी जो है नागरिकता प्रदान उसको नहीं हो सकती। कारण क्या है कि वह विवेकहीन होता है। श्रमिक जो कार्य करते हैं 24 घंटे, उनको जो है कार्य यानी कि कानून व्यवस्था में या शासन व्यवस्था में उनका कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए उनको नागरिकता नहीं दी गई है। अरस्तु का कहना है कि यह तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करेगा। अरस्तु मानते हैं कि जो व्यक्ति वरिष्ठ है, जो बलवान है, वह छोटे लोगों पर शासन करेगा, जाहिर सी बात है। अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। अरस्तु की नागरिकता जन्म निवास के आधार पर प्राप्त नहीं हो सकती है। यानी कि उन्होंने कहा है कि आपको कर्तव्य करना चाहिए, आपको शासन व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में आपका योगदान होना चाहिए, तभी आपको नागरिकता मिल सकती है। एक नागरिक के गुण क्या होने चाहिए? अरस्तु के अनुसार नागरिकों का कोई एक सामान्य गुण नहीं होता है। उनके गुण
विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा राज्य के विधान के अनुसार उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। एक अच्छे मनुष्य के गुणों का नागरिकों में होना या न होना आवश्यक नहीं है। एक अच्छे नागरिक में शासन करने तथा शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। तो एक अच्छा जो नागरिक है उसको शासन करने और शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि नागरिकों को गुण बताया गया है कि एक अच्छे नागरिक वही होंगे जो शासन भी कर सकें और शासित भी होने की क्षमता रखनी पड़ेगी। नागरिकों की आलोचना पर लोग क्या आलोचना करते हैं? अरस्तु की नागरिकता को उपयुक्त व्याख्या से दोष यानी निम्नलिखित दोष हैं। पहला दोष ये माना गया है अत्यधिक सीमित और संकुचित धारणा। अरस्तु की जो सोच है वह सीमित है, संकुचित है, छोटी है। नागरिकता के संबंध में उनकी धारणा अत्यधिक सीमित है और संकुचित है। जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को वह नागरिकता से वंचित रखते हैं क्योंकि वह दासों, श्रमिकों और व्यापारियों, वृद्ध, बच्चों को नागरिकता से बाहर रखते हैं या वंचित रखते हैं। उन्होंने इन कैटेगरी के लोगों को नागरिकता नहीं दी है। इन सभी व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित करना स्वयं उनकी उन्नति में बाधक बनना है और राज्य को उनकी योग्यता के लाभ से वंचित कर देना है। यदि इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी तो राज्य की उन्नति नहीं हो सकता है। ये उनकी आलोचना पहली आलोचना है। फिर आगे आलोचना में कहते हैं कि प्रतिनिध्यात्मक शासन में अपनाना संभव नहीं। अरस्तु नागरिकों को कानून निर्माण और जूरी के सदस्य के कार्य प्रदान करता है, परंतु वर्तमान समय के प्रतिनिध्यात्मक शासन वाले राज्यों में अरस्तु इस आदर्श को अपनाना संभव नहीं है। प्रतिनिध्यात्मक शासन में प्रत्येक व्यक्ति कानून निर्माता नहीं हो सकता है। यानी आधुनिक समय में कोई भी व्यक्ति जो आम जनता है या नागरिक है वह कानून व्यवस्था में भाग नहीं ले सकता है। सांसद लोग लेते हैं, परंतु अरस्तु मानते हैं कि केवल नागरिकता उन्हें मिलनी चाहिए जो कानून निर्माण में सहयोग करें। तीसरा है धनिक तंत्री दृष्टिकोण। ये धनिक दृष्टिकोण में ये आलोचना की जा रही है, ये सभी आलोचना है, उनकी बातों को नकारना। अरस्तु के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान या प्राप्त होनी चाहिए जिनके पास संपत्ति हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल धनवान व्यक्ति ही कानून निर्माता या जूरी का काम कर सकते हैं, बाकी अन्य व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी नागरिकता माना गया है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, संपत्ति विहीन है, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो जिसके पास धन होगा वही ना नागरिक होगा, और वही नागरिक होगा तो वही निर्माण करेगा संविधान का, वही कानून बनाएगा, और वह कानून बनाएगा भी तो वह अपने लोगों के लिए बनाएगा, धनिक तंत्रों के लिए बनाएगा, गरीब लोग कहाँ जाएगा। तो आगे है नंबर 4, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं। यदि उनका कहने का मतलब जो है कि अगर नागरिकता अगर दी जा रही है तो एक लिमिटेड, उन्होंने कहा कि राज्य में जो नागरिक हैं, जनसंख्या है, वह एक लिमिटेड होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। परंतु अगर हम उत्तर प्रदेश जैसी राज्य की बात करें तो यहाँ जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, इस पर यह बिल्कुल लागू ही नहीं हो सकता है। उनकी नागरिकता की धारणा कम संख्या वाले नगर पर लागू हो सकती है, अधिक जनसंख्या वाले विशाल राज्यों पर बिल्कुल लागू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उस समय जो है एक संकुचित जो है इनकी सोच रही है। 5वां है आलोचना है अनेक वर्गों और गुटों का उदय। अरस्तु की नागरिकता की धारा को अपनाने से राज्य में अनेक वर्गों और गुटों का निर्माण हो जाएगा। इससे शांति और व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं होगा। आगे नंबर 6 है प्रवासी नागरिकों पर लागू नहीं। जो प्रवासी नागरिक जो आए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, इन पे भी लागू नहीं है। इस व्याख्या के अनुसार विदेशों में बसाए गए उपनिवेशों की संपूर्ण जनता भी इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि कानून निर्मात्री सभाओं तथा न्यायालयों की सदस्यता उपनिवेशों में रहने वाले व्यक्तियों तक विस्तृत नहीं की जा सकती है। इसका तात्पर्य है कि मान लीजिए कि यूनान है, एथेंस है, वह अपने उपनिवेश को कहीं और ले गया, वहाँ पर जितने भी नागरिक ले गए हैं, जो नागरिक गए हैं, वह वहाँ पर रहेंगे। तो उनका कोई भी कार्य राज्य के निर्माण में या राज्य के शासन व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में नहीं है, जिससे कि प्रवासी नागरिकों को भी ये नागरिकता से वंचित कर देते हैं। यानी जो भी यहाँ से गया है कहीं और पर, उपनिवेशवाद पर, उनको भी नागरिकता रद्द कर दी गई है, तो उनकी नागरिकता खत्म हो गई है। चलिए देखते हैं कि एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण क्या हैं। तो अब नागरिकता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक श्रेष्ठ मनुष्य का गुण क्या होना चाहिए, नागरिक का गुण क्या होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण संयम, साहस, न्याय आदि होते हैं। यदि किसी इंसान में संयम है,
साहस है और न्याय है, क्योंकि ये तीनों क्या है, मध्य मार्ग में आते हैं। ठीक है, यदि उसके अंदर है तो वह क्या है, एक श्रेष्ठ मनुष्य है। एक श्रेष्ठ मनुष्य में शासक और नागरिक दोनों का गुण होना चाहिए। तो एक अगर श्रेष्ठ मनुष्य है तो वो शासक भी हो सकता है और नागरिक भी होना चाहिए, दोनों जो है गुण रखने चाहिए उसके पास। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। यदि श्रेष्ठ मनुष्य है तो उसके जो गुण हैं वह जो है अपरिवर्तनशील या स्थिर होते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो अच्छे इंसान हैं, श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वो सदा एक जैसे ही नजर आते हैं। अरस्तु का परिवार संबंधी विचार। अरस्तु ने परिवार को महत्व प्रदान किया है। परिवार में अरस्तु की पति पत्नी, बच्चे और दासों को सम्मिलित किया है। अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति पत्नी, बच्चे और दास होते हैं। परिवार का मुखिया पति होता है जिसमें सर्वोच्च होता है। पत्नी में अल्प विवेक होता है और बच्चों में विवेक अविकसित होता है। इनको नागरिकता बिल्कुल नहीं दी गई है। अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है। तो मुखिया जो है परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो पति पत्नी हों या फिर बच्चे हों या फिर वह दास हो, सभी के लिए अलग अलग उसके कर्तव्य होते हैं। डनिंग के अनुसार जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका संवैधानिक सलाहकार की होती है। ठीक है, पिता पुत्र को निर्देशित करता है तो वह अधिनायकवादी होता है, यानी आदेश देता है। जब मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश शासक की होती है, यानी निरंकुशतावाद उसके अंदर होता है, क्योंकि दास को डांट सकता है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार पर शासन से भिन्न होता है। प्लेटो के अनुसार मुखिया का शासन राजा का नागरिकों को समान होता है, परंतु अरस्तु ने इसका खंडन किया है। करा मुखिया का जो शासन है परिवार में राजा का नागरिकों के समान होता है, दोनों को एक माना है, जबकि अरस्तु ने ऐसा नहीं माना है। परिवार में पति पत्नी पर शासन अस्थायी होता है, जबकि राजा का नागरिकों पर शासन अस्थायी नहीं होता है। यह अरस्तु का मानना है और ये सत्य बातें हैं। परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करना है, जबकि राज्य द्वारा नैतिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। तो राज्य जो है भौतिक और नैतिक, इसमें दोनों आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। ठीक है, परिवार के मुखिया का परिवार से अलग अलग लोगों के लिए निर्देश भिन्न भिन्न होता है, जबकि राज्य का निर्देश सभी के लिए समान होता है। राज्य का निर्माण परिवार व गांव से मिलकर होता है, अतः राज्य परिवार और गांव से गुणात्मक, व्यापक और तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ा होता है और भिन्न भी होता है। ठीक है, क्योंकि गांव से वो बहुत बड़ा है, कई गांव उसमें आ सकते हैं। दास प्रथा पर विचार। तो अरस्तु का दास प्रथा पर विचार क्या है? पहला है, अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य हैं, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। तो अरस्तु ने यहाँ पर दासों को दो कैटेगरी में बांटा है। पहला तो एक वे जो विवेक शून्य है, दूसरा जो बंदी बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग निर्देश अरस्तु देते हैं। दास मनुष्य की जीवन संपत्ति व परिवार का भाग होते हैं। जो दास हैं मनुष्य की जीवित संपत्ति हैं और परिवार के अंश हैं, उनका काम होता है कार्य करना। दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु के तर्क क्या हैं? अरस्तु के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करें तथा दास प्रथा प्राकृतिक है। दास प्रथा दासों व स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है। यह अरस्तु का मानना है कि जो दास हैं, दास प्रथा जो है स्वामी के लिए और दासों के लिए दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि स्वामी के लिए वो कार्य करते हैं और दास को इससे रोजी रोटी मिलता है। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि उनके द्वारा घरेलू कार्य करने में स्वामी को शासन कार्यों में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। यदि दास काम करेगा तो शासक को ज़्यादा समय मिलेगा, स्वामी को ज़्यादा यानी समय मिलेगा, जिससे वह कानूनी व्यवस्था कार्य कर सकता है। दासों के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि मालिक के साथ रहते हुए दासों में नैतिक विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है, उनमें विवेकशीलता आती है। अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का समर्थन किया है। यदि किसी दास में यदि उसके अंदर जो है नैतिकता का विकास हो रहा है तो उसको बाद में दास नहीं बना सकता, उसको छोड़ देना चाहिए।
बारकर के अनुसार अरस्तु की दास प्रथा में मानवीयता का तत्व मौजूद है। यानी बारकर मानते हैं कि अरस्तु जो है अपनी दास प्रथा में मानवीयता को ज़्यादा महत्व देते हैं। आधुनिक दास प्रथा व अरस्तु की दास प्रथा में अंतर। आधुनिक दास प्रथा 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें दासों के साथ अमानवीय व बर्बर व्यवहार किया जाता था। तो 18वीं से 19वीं शताब्दी में जो अफ्रीका में दास थे उनको खरीदा या बेचा जाता था, उनके साथ बर्बरता से लोग पेश आते थे, मालिक उनको मारा पीटा करते थे, समय पर खाना नहीं देते थे, कुछ ऐसा हमें देखने को मिला था। दासों को खुलेआम खरीदा व बेचा जाता था, उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था कि वे कहीं भाग न पाएं। अतः अरस्तु की दास प्रथा आधुनिक दास प्रथा से भिन्न थी। अरस्तु की दास प्रथा की विशेषताएं क्या हैं? तो अरस्तु ने माना है कि यदि दास स्वामी के साथ रहते रहते यदि विवेकशील हो जाता है, कुछ सीख लेता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, जबकि 18वीं और 19वीं सदी में ऐसा नहीं था। जो भी दासों को खरीदता था वह उसको जंजीरों में बांध के रखता था, उसे कोड़े मारता था, उसे खेतों पर काम करवाता था, तमाम तरह की परेशानियाँ थी। तो अरस्तु की दास प्रथा में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला है, अरस्तु ने युद्ध बंदियों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा। जो भी युद्ध होता था, जो लोग वहाँ से पकड़ के लाते थे, जो सैनिक होते थे, उनको दासों की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। पहली बात तो यह है कि जो दास होते थे उनकी नज़र में, अरस्तु की नज़र में दो प्रकार के होते थे। एक वे होते थे जिनका विवेक शून्य है, जिनके पास खुद का जो है दिमाग नहीं है, ठीक है, और दूसरे वो हैं जो युद्ध से पकड़े गए हैं। परंतु अरस्तु ने कहा है कि जो युद्ध बंदी हैं उन्हें दासों की श्रेणी मत रखिए। दूसरा, इनके अनुसार दास का बेटा दास होगा यह आवश्यक नहीं है। उनका मानना है कि दास का बेटा हो सकता है कि वह विवेक शून्य न हो, तो उसको दास नहीं बनाया जा सकता है। अरस्तु के अनुसार दासों को उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, वे केवल घरेलू कार्यों में सहायता करेंगे। तो उत्पादन कार्यों में, खेतों में, कंपनियों में आप उसे नहीं लगा सकते हैं। वह केवल घर में घरेलू कार्य करेगा, सहायता करेगा, सब्जी लाना, खाना बनाना, यही उनका कार्य रहेगा। अरस्तु के अनुसार यदि दास में विवेक का विकास हो जाएगा तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। अतः यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आजीवन दास रहेगा। अरस्तु का मानना है कि एक व्यक्ति जो है आजीवन दास नहीं रह सकता है। यदि उसके अंदर विवेक का विकास हो गया है, उसका खुद का जो है सोच बढ़ गई है, तो उसे आप छोड़ सकते हैं, यानी छोड़ देना चाहिए। ये अरस्तु का मानना था। अरस्तु के अनुसार दासों के साथ मानवीय व मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। जो दास हैं उनके साथ मानवीयता और मित्रतापूर्ण, यानी उनके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। अरस्तु के अनुसार दास मालिक के शरीर के ही विस्तृत रूप हैं। अरस्तु मानते हैं कि जो दास हैं वो मालिक के लिए काम कर रहे हैं, तो समझो कि उन्हीं के शरीर के विस्तृत रूप हैं। उसने तो यहाँ तक कहा कि यूनानी लोग दासों की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि बर्बर जातियों को ही दासों की श्रेणी में रखा जाएगा। जो बर्बर जाति के लोग हैं केवल उन्हें ही दासों की श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि यूनानी लोगों को बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो अरस्तु के ये 6 विशेषताएं हो गई। आगे देखते हैं विधि का शासन। अरस्तु के अनुसार जो है कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसा शासन होना चाहिए, देखते हैं। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत विधि के शासन को महत्व दिया। तो प्लेटो एक कहते थे कि प्लेटो का मानना था कि विधि का शासन नहीं होना चाहिए। दार्शनिक जो है राजा बनेगा तो वह अच्छे से कार्य करेगा और राजा को पूरी छूट होगी कि वह अपने विवेक से कुछ भी करे। परंतु अरस्तु ने ऐसा नहीं माना है। अरस्तु ने प्लेटो के विपरीत इन्होंने कहा कि जो विधि होगी उसका शासन ही सबसे महत्वपूर्ण शासन होगा। अरस्तु के अनुसार विधि यानी कानून युग युग के अनुभव की संचित निधि है। जो विधि होता है, जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, जैसी मांग होती है, उसको वह इतिहास की भांति हमें दिखाता है। क्या परिवर्तन करना है यह हमें विधि सिखाती है। अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है। अरस्तु कहते हैं जो विधि है इसमें किसी प्रकार का जो है वासना नहीं है, इसमें केवल विवेक है। अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना है।
तो यहाँ पर अरस्तु मानते हैं कि जो विधि है, कानून है, वह सद्गुण का ही एक रूप है, यानी पर्यायवाची है, या कह सकते हैं इसको शाब्दिक अर्थों में समझाया जा सकता है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिकस में कहा है कि जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निष्कृष्ट बन जाता है। तो पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। उसमें कहते हैं यदि कोई व्यक्ति विधि के साथ, कानून के साथ न्यायपूर्ण रह रहा है तो वह सर्वोत्तम है। यदि वह इसका उल्लंघन करता है, नहीं रहता है, अलग हो जाता है, तो वह सबसे बेकार या निष्कृष्ट बन जाता है। अरस्तु के अनुसार विधि अव्यक्तिगत होती है, यानी किसी विधि जो है ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, किसी राजा के लिए नहीं होती है, वह अव्यक्तिगत है, यानी सबके लिए है, क्योंकि विधि शासक व शासित दोनों पर समान रूप से लागू होता है। तो विधि जो कानून है वह शासक पे भी उतना ही लागू होगा जितना कि वह शासित पर हो, यानी जनता के प्रति जितना लागू होगा उतना शासक पर भी होता है। शासक व शासित दोनों विधि के लिए समान है, जबकि हमने ऊपर देखा है शासक विधि द्वारा शासन करते हैं, स्वेच्छाचारी द्वारा नहीं। जो शासक होते हैं उनको विधि के द्वारा, कानून के द्वारा शासन करना चाहिए, अपनी स्वेच्छा से नहीं। अपनी स्वेच्छा से कौन करता है? जो निरंकुश शासक होता है। शासन का आधार शासकों की सहमति है। यदि शासन चल रहा है तो जो शासित है, जिनके ऊपर शासन की जा रही है, इनकी सहमति होनी चाहिए, जो कि कानून से मिलता है। अरस्तु का संपत्ति पर विचार। तो संपत्ति के लिए अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में है। यदि कोई व्यक्ति विकास कर रहा है तो वह अपने नैतिक गुणों के कारण कर रहा है। नैतिकता आंतरिक होती है, यह दिखावटी नहीं होती है, ये आंतरिक होती है, स्वयं जो है उत्पन्न होती है। लेकिन नैतिकता के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां भी आवश्यक हैं। यदि नैतिकता लाना है तो उसके लिए बाहरी परिस्थितियां भी होनी चाहिए। इन बाह्य परिस्थितियों में संपत्ति भी प्रमुख है, यानी कि आपके नैतिकता में संपत्ति का महत्वपूर्ण रोल होता है। वो किस प्रकार होता है? चलिए, तो अरस्तु के अनुसार संपत्ति का अर्जन दो प्रकार से होता है। अब देखिए संपत्ति कैसे महत्वपूर्ण योगदान करता है नैतिकता में। पहला है कि संपत्ति जो है प्राकृतिक तरीके से कमाई जाती है, और दूसरा है शोषण की विधि से। तो जो प्राकृतिक तरीके से कमाता है वह जो है संपत्ति उसके नैतिकता के लिए आवश्यक होती है, जबकि शोषण करने से नैतिकता का हनन होता है। तो देखते हैं अरस्तु के अनुसार मछली का पालन करना, कृषि कार्य करना इत्यादि संपत्ति अर्जन की प्राकृतिक तरीके हैं। यदि कोई मछली पालन करता है, कृषि करता है, मजदूरी करता है, तो यह जो है प्राकृतिक तरीके होते हैं पैसे कमाने के। तो यह तो अच्छा तरीका है। शोषण विधि व्यापार और वाणिज्य से प्राप्त संपत्ति, लेकिन अरस्तु प्राकृतिक विधि द्वारा अर्जित संपत्ति को ही वैध मानता है। पैसा कमाने के तरीके तो व्यापार भी है, वाणिज्य भी है, परंतु अरस्तु मानते हैं कि जो प्राकृतिक विधि है उससे द्वारा अर्जित संपत्ति ही वैध होती है, वही नैतिकता में आपके काम करती है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है। तो संपत्ति जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, यानी कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर अच्छा है तो वह संपत्ति ज़्यादा अर्जित करेगा। और काल का विस्तार है, काल का मतलब यहाँ समय से है, जिसका विस्तार होता रहता है, यानी कि उस व्यक्ति का उस समय, जिस समय वह उसके पास व्यक्तित्व है, उसका प्रसार होता है, उसकी ख्याति बढ़ती है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति की बजाय परिवार का होता है। यदि संपत्ति है तो किसी व्यक्ति की बजाय उसके परिवार का संपत्ति पर अधिकार होता है, जबकि यहाँ पर प्लेटो ने कहा है कि किसी भी शासक को, सैनिक को धन रखने की यानी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, जबकि अरस्तु मानते हैं कि परिवार के लिए संपत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश कामों को संपत्ति द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि यदि आप एक दास रख रहे हैं तो उसको भी संपत्ति चाहिए ताकि वह अपनी आजीविका को चला सके। अरस्तु संपत्ति का समर्थन तथा व्यापार और सूदखोरी की आलोचना करता है। अरस्तु जो है संपत्ति का समर्थन और व्यापार और सूदखोरी की, जो सूद लेता है, व्यापार करता है, उसकी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि जो प्राकृतिक तरीके से पैसे कमाए जाएं, धन अर्जित किया जाए, वही वैध माना जाए।
अरस्तु ने संपत्ति वितरण के 3 तरीके बताए हैं। पहला तो उन्होंने ये बताया है कि व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए परंतु लोग सामूहिक रूप से उपभोग करें। दूसरा है कि सामूहिक संपत्ति तो हो परंतु उसका व्यक्तिगत उपभोग भी होना चाहिए। तीसरा उन्होंने तरीका बताया सामूहिक संपत्ति हो और सामूहिक उपभोग किया जा सके। यही 3 तरीके होते हैं संपत्ति वितरण के। तो आगे चलते हैं। अरस्तु प्रथम वितरण के तरीकों को सबसे अच्छा मानते हैं। उनका कहने का मतलब कि आपकी संपत्ति व्यक्तिगत हो परंतु सामूहिक उपभोग हो रहा है तो यह सबसे बेस्ट जो है, एक सर्वश्रेष्ठ जो है संपत्ति होती है कि आपका व्यक्तिगत संपत्ति हो और उपभोग करने वाले ज़्यादा लोग हों। क्रांति का विचार, अरस्तु के मानना है कि क्रांति के विषय में, यानी कि क्रांति कब होती है, लोग सम्मेलन कब करते हैं, एक दूसरे सभाएँ कब करते हैं, राजा के प्रति जो है लोगों के अंदर द्वेष की भावना क्यों आती है। तो यूनानी नगर राज्यों के जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी राजनैतिक अस्थिरता थी। यूनान में जो है राजनैतिक अस्थिरता जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ी हुई थी क्योंकि वहाँ पर राजा आए दिन बदल रहे थे। अरस्तु ने स्वयं इस राजनीतिक अस्थिरता के दुष्परिणाम देखे थे क्योंकि हर कोई जो है, यदि राजा जो है बार बार बदलेगा तो वह अपने हिसाब से काम करेगा। इस हिसाब से राजा के समर्थक तो उनके चहेते हो जाएंगे, बाकी जो उनके विरोध में थे उनके लिए राजा जो है अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके दुष्परिणाम जो है अरस्तु वहाँ पर देख रहे थे यूनानों में। अतः उसने इस अस्थिरता, जिसे उसने क्रांति का नाम दिया, को दूर करने के उपाय सुझाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा यदि यूनान में बार बार जो है तख्ता पलट हो रहा है, बार बार राजा बदल रहे हैं तो उससे क्रांति हो रही है, तो क्रांति को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या सुझाव दिया जाए। अरस्तु ने इस पर अपने विचार रखे हैं। पहली बात तो यह है कि पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक, तो हमने आपको बताया कि पॉलिटिक्स में कुल 8 पुस्तकें लिखी गई हैं, इस 7वीं पुस्तक की बात कर रहा है। उसने राज्य क्रांति और संविधान में परिवर्तन लाने वाले कारणों पर प्रकाश डाला है। तो संविधान में परिवर्तन लाने वाले कारण क्या क्या हो सकते हैं उस पर प्रकाश डाला है। जबकि दूसरी पुस्तक, पॉलिटिक्स की दूसरी पुस्तक में उसने उन उपायों का सुझाव दिया है जिनके आधार पर क्रांति का प्रतिकार किया जा सके। क्रांति का प्रतिकार करने का मतलब है कि क्रांति को कैसे रोका जाए, यह दूसरी पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है। तो 7वीं पुस्तक में क्रांति होने के कारण हैं और दूसरी पुस्तक में उसको रोकने के उपाय हैं। अरस्तु ने क्रांति, उसके कारणों और प्रतिकार के उपायों का विवेचन ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यवेक्षण के आधार पर किया है। तो अरस्तु ने, आप लोग जानते हैं कि लगभग अरस्तु ने 150 जो है संविधानों को पढ़ा था, 150 देशों के संविधानों को पढ़ा था। इसलिए उनका जो ये निर्णय रहा है वह अध्ययन और पर्यवेक्षण के आधार पर रहा है, क्योंकि उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद परिपक्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता के आधार पर यह विवेचना किया है। सेबाइन के अनुसार, सेबाइन ने ठीक ही लिखा है कि इस विषय में संबंधित पॉलिटिक्स की पृष्ठ उसकी राजनीतिक सूझबूझ एवं यूनानी नगर राज्यों के शासन का अधिकारपूर्ण ज्ञान प्रकट करते हैं, क्योंकि जो भी अरस्तु ने लिखा है उस समय के तत्कालिक कारण को देखते हुए लिखा है। ठीक है, भले ही आज हम पॉलिटिक्स को उतनी महत्व न दे, परंतु उस समय जैसा आवश्यकता था अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद निर्णय लिया था। क्रांति का अभिप्राय। अब क्रांति का मतलब क्या है। अरस्तु के द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर जो है अरस्तु जो हैं ये ईसा पूर्व पहले की बात है, और फ्रेंच क्रांति तो यहाँ पर 18वीं 19वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, 1789 ईस्वी में। तो क्रांति का मतलब फ्रेंच क्रांति से नहीं लिया गया है और साम्यवादी क्रांति से भी नहीं लिया गया है। अरस्तु के जो क्रांति का जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह कुछ अलग ही है। उनका कहने का मतलब है कि उसके अनुसार, यानी अरस्तु के अनुसार, राज्य संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। यदि राज्य में, संविधान में, शासन की सत्ता में अगर परिवर्तन हो रहा है तो यह क्रांति ही होती है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। पहला है
पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना, जैसे जनतंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र या धनिक तंत्र के स्थान पर जनतंत्र स्थापित करना। अरस्तु का मानना है कि यदि कहीं पर जनतंत्र है, जनता का शासन है, तो वहाँ पर धनिक या फिर कुलीन वर्गों का शासन हो जाए, यह क्रांति है। जहाँ पर धनिक वर्ग का शासन है वहाँ पर जनतंत्र स्थापित हो जाए तो यह भी क्रांति माना जाएगा। इन दोनों पहलुओं को एक साथ रखा है। अनेक बार क्रांति किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं, किंतु उनके आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए होती है। जैसे जनतंत्र को अधिक या कम जनतांत्रिक बनाना। उन्होंने कहा है क्रांति जो है कभी कभी व्यापक रूप में न हो करके इस छोटे भागों में भी हो सकती है। जैसे कह रहा है एग्जाम्पल में कि जनतंत्र को अधिक या कम जनतंत्र बनाना। यदि अधिक लोग हैं तो उनकी संख्या घटा दी जाए। एक राज्य के निर्माण में अरस्तु ने माना कि राज्य को ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो यदि ज़्यादा संख्या हो गई है, राज्य को छोटा करना है तो जनसंख्या घटा दिया, तो यह भी एक क्रांति का रूप हो सकता है। यदि कम है तो ज़्यादा कर दिया। इस हिसाब से क्रांति जो है हो सकती है। यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए शासन करने वाले व्यक्ति में कोई परिवर्तन होता है तो वह भी क्रांति का एक रूप होता है। यानी उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन न हो, यदि किसी व्यक्ति में यानी कि शासन करने वाला जो व्यक्ति है कोई भी परिवर्तन वह करता है या फिर आता है तो वह क्रांति का ही एक रूप माना जाएगा। अब अरस्तु ने क्रांति के कारणों की विवेचना 3 रूपों में किया है। तो क्रांति होने के 3 कारण हैं। पहला है सामान्य कारण, दूसरा है विशेष कारण, तीसरा है विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में क्रांति की विशेष कारण। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य कारण क्या है। तो सामान्य कारण में है पहला सामान्य कारण, इसमें देखते हैं इसके क ख खंड बनेंगे। पहला है असमानता। तो क्रांति होने का जो सामान्य कारण है असमानता है। क्रांति का सर्वप्रथम कारण व्यक्ति की असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति के लिए लालसा है। अरस्तु कहते हैं कि यदि कोई असमानता को समाप्त करके समानता लाता है तो इसको भी एक सामान्य कारण के तहत क्रांति कहा जाएगा। अब समानता के 2 रूप होते हैं, पूर्ण समानता, अनुपातिक समानता। अब देखते हैं कि पूर्ण समानता क्या है और अनुपातिक समानता क्या है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है। यानी कि सभी, चाहे उच्च कुल हो, चाहे कुलीन वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, कोई भी हो, उनके बीच अगर पूरी तरह से समानता है, एक बराबर है, तो उनको जो है पूर्ण समानता माना जाएगा। तो कह रहा है कि पूर्ण समानता में विश्वास करती है जनता, जो है पूर्ण समानता में विश्वास करती है। यह महसूस करती है कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिल पा रहा है। अनुपातिक क्या है? अनुपातिक समानता का अर्थ योग्यता संबंधी समानता से है। ठीक है, और विशेष वर्ग अनुपातिक समानता की मांग करते हुए यह महसूस करता है कि धन अथवा योग्यता और अन्य बातों की श्रेष्ठता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक शक्ति में अधिक भाग नहीं मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर योग्यता का मतलब यह है कि मान ली कोई धनिक वर्ग है तो वह चाहता है कि वह उसके ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है राजनीति में या फिर शासन व्यवस्था में भाग मिले। वही मान लीजिए कोई कलाकार है, वह अपने लिए मांग करेगा, तो हर लोग जो है अपने अपने ढंग से अपने मांग करेंगे। इसे अनुपातिक कहते हैं। ठीक है, दूसरा आगे देखते हैं, पूर्ण और अनुपातिक समानता के इस पारस्परिक अवरोध का परिणाम क्रांति के रूप में प्रकट होता है। चलिए एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई धनिक तंत्र है जिसमें 10 लोग हैं, और जबकि एक सामान्य यानी कि मान लेते हैं कि एक दार्शनिक वर्ग है परंतु गरीब है, यानी कम पैसे वाला है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो धनिक तंत्र क्या करेगा कि वह मांग करेगा कि हमारी भी हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए वो कानून व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी के लिए क्रांति कर सकता है। चलिए आगे है, स्वयं अरस्तु के शब्दों में अरस्तु ने अब इसके लिए क्या कहा है, छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं। जो छोटे व्यक्ति हैं बराबर होने के लिए क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए यही वह मनोदशा है जिसे क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है।
छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बनेंगे, जबकि बराबर स्थिति वाले बड़ा बनने के लिए विद्रोह करेंगे। यही मनोदशा जो है क्रांतिकारियों में उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखते हैं जो सामान्य कारण है, इसके दो हैं, दो में से दूसरा है अन्याय। पहला समानता था, दूसरा है अन्याय। क्रांति का मूलभूत कारण अन्याय है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है तथा दूसरे वर्ग को जितना मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है, तो असंतोष का उदय होता है और यह असंतोष क्रांति को जन्म देती है। अन्याय का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति जितना हकदार है यदि उससे कम मिले और जिसको जो है कम मिलना चाहिए अगर उसको ज़्यादा मिल जाए अधिकार, तो इस प्रकार भी क्रांति का उदय होता है, यही अन्याय कहलाता है। तो यहाँ पे दो कारण हो गए। तो पहला आपने देखा ऊपर, दूसरा है अन्याय। ठीक है, क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं, इसलिए अन्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं। तो अरस्तु ने कहा है कि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं। अगर न्याय होगा, मित्रता होगा, सब लोग मिलकर रहेंगे तो यह नैतिकता के लिए बहुत अच्छी बात है। ये दुर्भावना मतलब कि दूसरे के प्रति द्वेष, असंतोष, ये अगर ऐसा रहेगा तो यह अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं। ठीक है, अस्थिरता का मतलब है कि यहाँ पर राजतंत्र जो है खतरे में हो सकता है, लोकतंत्र भी खतरे में हो सकता है। इस प्रकार असमानता और अन्याय क्रांति के दो कारण हो गए। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विशेष कारण। विशेष कारण में काफ़ी जो है इसके प्रकार हैं, जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो विशेष कारण क्या है? तो अरस्तु ने विशेष कारण में कई जो है इन्होंने सुझाया है। तो पहला है कि शासकों की धृष्टता था लाभ की लालसा। तो विशेष कारण में उन्होंने पहला हेडिंग लिया कि शासकों की धृष्टता। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो शासक होते हैं, जब शासक वर्ग धृष्टता के वशीभूत होकर जनता के प्रति या जनता के हितों के परवाह नहीं करता है, उस कंडीशन में जो भी विद्रोह होता है उसे हम विशेष कारण के अंतर्गत रखते हैं। चलिए दूसरा है सम्मान की लालसा। अब सम्मान की लालसा का तात्पर्य क्या है? जब शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण के किसी को अपमानित करता है तो जनता रुष्ट हो जाती है और विद्रोह करने लगती है। तो यदि शासक है तो वह उचित लोगों को सम्मानित करे और उचित लोगों को अपमानित करे। यदि इसका उल्टा होता है तो जनता विद्रोह जरूर करेगी। आगे है किसी प्रकार की उत्कृष्टता। अब जो है किसी प्रकार की उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का कारण माना जाता है। जबकि राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुण अन्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट या शक्तिशाली हो जाता है तो वह शासन की सत्ता को सहन नहीं करता है और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की चेष्टा करता है। इसलिए क्रांति होने का कारण यह भी है कि यदि कुछ लोग का संगठन बन गया है, पैसे वाले हैं, संपत्ति धारक हैं, तो वह चाहते हैं कि सत्ता पर अधिकार कर लें। इस कंडीशन में भी क्रांति होने का भय रहता है। नेक्स्ट है घृणा। अब घृणा को संबंधित करते हैं तो घृणा कैसा होता है? किसी के प्रति जो है हीन भावना रखना। घृणा क्रांति को जन्म देती है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो धनिक तंत्र में जो कुलीन वर्ग में आते हैं, जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। अब देखिए घृणा का मतलब यह है कि यदि किसी भी समुदाय में धनिक तंत्र ज़्यादा हैं, पैसे वाले ज़्यादा हैं, संपत्ति वाले ज़्यादा हैं, यदि वह निर्धन जनता को देखते हैं तो उनको हीन की दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति घृणा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रांति का भय बना रहता है। आगे है भय। अब भय जो है दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है। पहला है अपराध से बचने के लिए और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। तो भय जो है दो तरीके से इन्होंने कहा है कि दो तरीके से क्रांति कर सकता है। पहला तो अपराध से बचने के लिए क्रांति होती है, दूसरा जो है अन्याय को ख़त्म करने के लिए क्रांति होती है। तो यह भय हो गया।
आगे आता है प्रमाद। अब प्रमाद जो होता है यह भी एक क्रांति का रूप है। जनता अपने आलस्य और उपेक्षा के कारण भी ऐसे व्यक्तियों को सत्तारूढ़ होने दे सकती है जो वर्तमान के प्रति निष्ठावान नहीं होते और शासन को बल देते हैं। तो ऐसे भी लोगों को सत्तारूढ़ होने के लिए जनता सहायता कर सकती है जो इस समय उनका होना उचित नहीं है। यह आमाद की बात हो गई। ठीक है, आगे आता है विदेशी या विजातीय तत्व। विदेशी या विजातीय मतलब कि जो आपके देश से संबंधित ना हो उसे हम विदेशी या विजातीय कहते हैं। तो इससे भी क्रांति हो जाता है यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्वों का भावनात्मक एकीकरण न हुआ हो तो राज्य में सदैव क्रांति की आशंका जो है बनी होती है, क्योंकि विजातीय तत्व विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर के राज्य के संकट यानी राज्य के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। चलिए, इसलिए जो है विदेशी जो जितने भी विदेशी हैं उनको भी अपने राष्ट्र के प्रति हितों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे हैं क्षुद्र घटनाएं। कभी कभी क्षुद्र घटनाओं के गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं और क्रांति हो जाती है, जैसा कि सिरैक्यूज के 2 कुलीन युवकों के प्रणय संबंधी कलह ने राज्य के अधिकारियों को 2 वर्गों में विभक्त कर दिया और राज्य को क्रांति का सामना करना पड़ा। तो कहा गया है कि यहाँ पे जो है सिरैक्यूज जो है एक राज्य है जहाँ पे 2 कुलीन वर्गों ने अपने अपने यानी कि 2 व्यक्तियों के कलह के कारण जो है पूरा समुदाय 2 भागों में डिवाइड हो गया, जैसा कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र घटनाएं जो होती हैं यह आपसी कलह से एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं। आगे आता है परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। तो क्रांति का एक कारण परस्पर विरोधी वर्गों जैसे धनी वर्ग निर्धन वर्ग का संतुलित होना भी है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रबल होता है तो संघर्ष नहीं होते हैं, किंतु जब दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो संघर्ष होता है। देखिए, संतुलित होने का मतलब यह है कि मान लीजिए धनिक तंत्र बहुत बड़ा है, निर्धन तंत्र जो है वो छोटा है, तो ये इस प्रकार क्रांति नहीं होगा। ठीक है, ये क्रांति कारण नहीं है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्रांतियाँ होना तय माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संतुलित होने, अगर संतुलित हो गया तो क्रांति होगी, असंतुलित है तो क्रांति नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे है विभिन्न राज्यों या शासित प्रणाली में क्रांति का विशेष कारण। तो ये है तीसरा कारण। पहला था सामान्य, जैसा कि आपने देखा, दूसरा है विशेष कारण, तीसरा है विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण। तो पहला है इसमें प्रजातंत्र में क्रांति का विशेष कारण बागबीर। बागबीर कौन होता है? जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। ठीक है, फेंकू टाइप होते हैं। ये बागबीर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने जोशीले भाषणों से जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश करते हैं। ऐसे अनेक बार ये बागबीर नेता अपने जोशीले भाषणों के आधार पर स्वयं सत्ता यानी शासन सत्ता हथिया लेते हैं। बागबीर क्या होते हैं? अपने झूठे जो है वादे यानी जोशीले भाषण दे करके आम जनता को, गरीब जनता को अपने साथ मिलाते हैं और जो है कुलीन वर्गों के साथ या धनिकों के साथ जो है इनके प्रति जो है दुर्व्यवहार, उनके अंदर जो है विरोध की भावना भरते हैं और क्रांति होने पर उस सत्ता को भी हथियाने का प्रयास करते हैं। धनिक तंत्रों। अब धनिक तंत्र कौन है? जो कुलीन वर्ग हैं। धनिक तंत्रों में क्रांति 2 विशेष कारण से होती है। प्रथम, शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्याय युक्त व्यवहार। यदि सर्वसाधारण के प्रति आप अन्याय कर रहे हैं तो क्रांति होना स्वाभाविक है। दूसरा जो है शासक वर्ग में फूट और दलबंदियाँ। यदि शासक वर्ग जो कुलीन वर्ग है, यदि इनमें फूट पड़ गया है और अलग अलग दल बन गए हैं, तब भी यह धनिक तंत्र में 2 प्रकार की क्रांति हो सकती है। ठीक है, एक तो होता है कि अन्याय कर रहे हो तब होगा, और दूसरा है कि आपस में फूट पड़ गया है, अलग अलग गुट बन गए हैं, तभी क्रांति होता है। चलिए, ये तो धनिक तंत्र में हो गया, जो अमीर लोग हैं उनके लिए हो गया। अब करा कुलीन तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाली 3 प्रमुख कारण क्या हैं? पहला है पद, प्रतिष्ठा। बहुत कम व्यक्तियों में ही सीमित कर देना। यदि आप पद और प्रतिष्ठा थोड़े ही लोगों में बांट देंगे तो बाकी जो कुलीन तंत्र है वो क्या करेगा? वह भी अपने पैसे का, रुतबे का जो है ध्यान रखेगा, इसलिए वह मांग करेगा कि हमें भी प्रतिष्ठा चाहिए, हमें भी
जो है पद चाहिए, तो इसलिए क्रांति होने के कारण है ये। दूसरा है कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अथवा असंतोष। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, अगर उसकी कुछ महत्वाकांक्षा है कि मुझे वो बनना है, मंत्री बनना है या फिर कुछ भी बनना है, सैनिक का सेनाध्यक्ष बनना है, यदि उसका महत्वाकांक्षा पूरा नहीं होता है, उसके अंदर असंतोष रहता है, तो क्रांति होने के चांसेस हैं। तीसरा कारण है कि विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव। अब देखिए, वर्ग जो है कई हैं, यदि उनमें सामंजस्य नहीं है, मेल भाव नहीं है, तो भी क्रांति हो सकते हैं। संवैधानिक को अरस्तु ने पॉलिटी के नाम से जो है संबोधित किया है। तो पॉलिटी में क्रांति का मुख्य कारण लोगों द्वारा अपने शासक वर्ग के समान योग्य और गुणशाली समझना है। चलिए आगे है राजतंत्र या आतंत्री तंत्र में क्रांति। राजतंत्र या आतताई तंत्र, ये देखिए दोनों जो है एक ही ग्रुप में है, एक जो है आतताई है, दूसरा राजतंत्र है। इनमें जो है क्रांति होने के कारण क्या है? शासक या सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार, जिससे जनता में शासक के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। जो शासक वर्ग है जनता के प्रति अव्यवहार करेगा, अपमानित करेगा, तो क्रांति जरूर होगा। दूसरा है किसी प्रमुख व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान, जिससे वह षड्यंत्र और विद्रोह के लिए प्रेरित हो। आप लोग जानते हैं ना कि घनानंद ने, अपने इतिहास की बात करते हैं, घनानंद ने चाणक्य का जो है अपमान किया था, जिससे वह षड्यंत्र रच करके घनानंद के पूरे समूल नाश कर दिए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त के साथ मिल करके। तो किसी का भी अपमान किया जा रहा है तो वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए षड्यंत्र और विद्रोह को प्रेरित कर सकता है। तीसरा है विरोधी लक्षण वाले पड़ोसी राज्य का प्रभाव। यदि आपका शासन सत्ता आपके पड़ोसी से बिल्कुल अलग है, यदि आप में निरंकुशता है, पड़ोसी में जो है निरंकुशता नहीं है, तो भी आपके राज्य में क्रांति होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जनता का आदान प्रदान होता है, लोग एक दूसरे से सीखते हैं, तो तुलना करते हैं, जिससे कि उनकी मांगे जो है अधूरी सी लगती हैं। अरस्तु के द्वारा क्रांति के कारणों की जो विवेचना की गई है, उसके आधार पर मैक्सी ने क्या लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि अरस्तु की दृष्टि क्रांति के मूल कारणों तक पहुंच गई है। उसके द्वारा गिनाए गए एक या अधिक कारण अब तक हुई प्रत्येक राजनीतिक क्रांति में देखे जा सकते हैं। तो यह जो अरस्तु ने अपनी बातें कही हैं वह 322 साल पूर्व कही हैं, परंतु आज जो है सन 2024 चल रहा है, 2000 साल इधर हो गया और 300-400 साल उधर हो गया, तो कुल मिलाकर के इन 2300 सालों में न जाने कितनी बार जो है इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं सत्य हो रही हैं। यही मैक्सी का कहना है। क्रांति को रोकने के उपाय। तो अरस्तु ने सुझाया है कि क्रांति को कैसे रोका जाए। अरस्तु के अनुसार क्रांति रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय मध्यम वर्ग का शासन है। यदि मध्यम वर्ग शासन करेगा तो क्रांति नहीं होगी। दूसरा है जनता में अपने कानून के पालन व उसके प्रति सम्मान की भावना हो। तो जनता जो है यदि कानून का पालन करे, उसका सम्मान करे, तो क्रांति नहीं हो सकता है। शासकों का जनता से अच्छा व्यवहार। यदि शासक वर्ग है जनता से अच्छे व्यवहार करे तो क्रांति होने के चांसेस न के बराबर हैं। समाज में विषमता का अभाव। यदि समाज में विषमता खत्म कर दी जाए, समानता आ जाए, तो भी क्रांति नहीं होगा। आगे है कि एक व्यक्ति या वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित न कर सके। यदि कोई व्यक्ति या विशेष व्यक्ति जो है अपने आवश्यकता से अधिक संपत्ति ग्रहण कर लेता है, तो उसके अंदर अलग ही जो है रुतबा आ जाता है, जिससे कि क्रांति हो सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा न हड़पी जाए। अगर सार्वजनिक संपत्ति है तो वह सबका होना चाहिए, किसी के द्वारा उसको हड़पा न जाए। शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे व्यक्तियों में सद्गुण का विकास हो। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि अरस्तु ने माना है कि शिक्षा अगर अच्छी होगी, उनके राज्य के अनुरूप होगी, तो भी सद्गुण का विकास होगा। एक न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की भावना कम होती है। क्रांति का मूल कारण समाज में पाई जाने वाली विषमता है। क्रांति करने वाले लोग समानता की आकांक्षा रखते हैं। इसकी बातें हमने ऊपर कर लिया है काफ़ी। समानता की आकांक्षा
धनी व गरीब वर्ग के लिए भिन्न होती है। तो अमीर के लिए समानता अलग चीज़ है, गरीब के लिए अलग है। गरीब चाहता है कि वह धनी के बराबर हो जाए, धनी चाहता है कि वह शासक वर्ग के बराबर हो जाए, कुलीन वर्ग के बराबर हो जाए। तो हर किसी के लिए समानता की आकांक्षा अलग अलग होती है। अरस्तु ने सामान्य कारणों के अतिरिक्त क्रांति के विशिष्ट कारणों का भी उल्लेख किया है। अब विशिष्ट कारण जैसा कि हमने अभी जो है बताया आपको, तो उन्होंने कहा अत्याचार तंत्र या टायरेनी का निर्माण राजतंत्र की क्रांति के परिणाम के स्वरूप होता है। टायरेनी क्या है? भड़काऊ भाषण वगैरह, क्रांति करना। चलिए संविधान देखते हैं क्या है। संविधान यानी कि पोलिटी, जिसको जो है अरस्तु ने पोलिटी से संबोधित किया है। अरस्तु के अनुसार संविधान या पोलिटी राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतया के पदों के निर्धारण से होता है और विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो। तो अरस्तु का मानना है कि जो संविधान है वह सबके लिए हो और राजनीतिक मामलों में इसको सबसे सर्वोच्च स्थान दिया जाए। तो अरस्तु के अनुसार जो है इसकी परिभाषा का विश्लेषण करते हैं। संविधान राज्य अथवा उनके पदों का संगठन है। इस जो संविधान है वह राज्य और उनके पद जो हैं इनको मिला करके बना हुआ है, यानी कि कहा जाए तो संगठन है। क्योंकि संविधान जो है राज्य के लिए होता है। संविधान द्वारा ही सर्वोत्तम सत्ता के निवास को निर्धारित किया जा सकता है। यदि संविधान बना लिया जाए, इसी बात को जो है प्लेटो अपनी एक पुस्तक उन्होंने लिखा था लास्ट में, उसमें जो है ना उन्होंने माना है। क्योंकि प्लेटो ने अपने जो है रचना जो रिपब्लिक है उसमें उन्होंने कहा है कि संविधान का शासन अच्छा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे जो उन्होंने तीसरा है कि संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य किस लक्ष्य की ओर उन्मुख है। तो संविधान में ये बातें होती हैं कि भविष्य हमारा क्या होगा, राज्य किधर चलेगा, इसकी ओर भी हमें इंगित मिलता है, निर्देश मिलता है। राज्य के लिए संविधान अति आवश्यक है। इसी आधार पर राज्य का निर्माण और अंत होता है। यदि जो है राज्य में संविधान अच्छा है तो आपका राज्य उन्नति करेगा। यदि संविधान जो है राज्य के विपरीत है तो अंत होना स्वाभाविक है। राज्य का आधार संविधान है। यदि राज्य का निर्माण है तो संविधान के अनुसार ही चलना होगा और संविधान में परिवर्तन के साथ राज्य का स्वरूप भी बदल जाता है। यदि संविधान में संशोधन बदल दिया जाए तो राज्य का स्वरूप भी जरूर बदलेगा, क्योंकि राज्य संविधान से चलता है। ये अरस्तु का मानना है। चलिए संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का ही रूप है। अरस्तु के अनुसार संविधान की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है विभागों का निर्धारण बंटवारा। तो संविधान कहता है कि जो विभाग है सभी विभाग को अलग अलग करिए और सभी कार्यभार को भी अलग अलग करना चाहिए। सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण। आगे है राज्य के उद्देश्य का उल्लेख। ये विशेषताएं होती हैं संविधान की कि संविधान में क्या क्या बातें होंगी, कौन कौन सी होंगी। तो 3 बातों पर बल दिया गया है। विभागों का बंटवारा, सत्ता का सर्वोच्च केंद्र का निर्धारण कैसे होगा, राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन सभी बातों को संविधान की विशेषता में बताया गया है। राज्यों का या संविधानों का वर्गीकरण। राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने अपना यह वर्गीकरण 2 आधारों पर किया था। तो पहला है संख्या के आधार पर, दूसरा है नैतिक के आधार पर, यानी नैतिकता के आधार पर। संख्या के आधार का तात्पर्य यह है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग केवल व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, संख्या के आधार पर, यानी कुछ चुनिंदे लोग होंगे जो शक्ति का उपयोग करेंगे। नैतिकता का आधार जो है इसका तात्पर्य है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है, यह उद्देश्य की बात करता है और यह शासन शक्ति का बात करता है, प्रभुत्व का बात करता है। अरस्तु ने पहले आधार पर, जो संख्या के आधार पर है, पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुत संख्यकों का शासन, इन 3 प्रकार के भेद किए हैं। संख्या के आधार पर जो है एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यक शासन, ये 3 भागों को बांटा है। जो दूसरा आधार है पर अरस्तु ने इन्हीं 3 शासन व्यवस्थाओं के 2 रूपों का स्वाभाविक और विकृत निरूपण किया है। स्वाभाविक और विकृत निरूपण, ये दूसरा जो नैतिक कारण है उसकी बात कर रहे हैं। अरस्तु के अनुसार
अरस्तू के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासक सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है। तो स्वाभाविक कारण क्या है? जिसमें शासक जो है सामान्य हित में काम करे। और विकृत रूप वह है जिसमें शासक वह केवल अपने हित का दृष्टि का ध्यान रखता है। तो शासक यदि सबके लिए काम कर रहा है, हित का काम कर रहा है, तो उसे सामान्य हित में या स्वाभाविक कारण में रखेंगे। और जबकि अगर जो शासक है वह अपना केवल हित देखता है तो उसे हम विकृत रूप में देखेंगे, यानी कि बेकार रूप में देखेंगे। ठीक है, चलिए इस चार्ट में हम देखते हैं कि अरस्तू का वर्गीकरण क्या है। तो पहला है संख्या का आधार, दूसरा है नैतिकता का आधार। ठीक है, तो पहला है संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यक का मतलब कि अधिक लोगों का शासन। जबकि नैतिकता को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक स्वाभाविक रूप और दूसरा है विकृत रूप। ठीक है, स्वाभाविक रूप में एक तंत्र या राजतंत्र हो सकता है, जबकि यही जो है यदि अपना मनमानी करने लगे तो उसे हम आदताई तंत्र भी कह सकते हैं, ये विकृत रूप है। दूसरा है कुलीन वर्ग में, जिसमें कुछ लोग शासन करते हैं, एरिस्टोक्रेसी, इसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं। दूसरा जो विकृत रूप है वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र जब शासन करता है तो उसे हम कहते हैं कि यह जो है विकृत रूप है शासन का, यानी अल्पसंख्यक में यह विकृत रूप है, यह जो है धनिक यानी कुलीन तंत्र है। ठीक है, जब बहुसंख्यक शासन करते हों, बहुसंख्यक, उसका जो है स्वाभाविक रूप है बहुतंत्र या संवैधानिक। जब किसी संविधान के माध्यम से शासन कर रहा हो तो उसे हम संवैधानिक या फिर हम कह सकते हैं कि यह जो है स्वाभाविक रूप से शासन हो रहा है। जबकि जब कोई भीड़ तंत्र जो है, जिसे हम आज के दिन में डेमोक्रेसी कहते हैं, यदि डेमोक्रेसी का शासन हो तो उसे हम विकृत रूप का यही एक रूप मानते हैं जिसमें अधिक लोग शासन कर रहे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित में काम करता है तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। यदि एक व्यक्ति शासन कर रहा हो और सामान्य हित की बात कर रहा हो तो उसे राजतंत्र कहते हैं। किंतु जब शासन केवल अपने हित की दृष्टि से रखते हुए शासन शक्ति का प्रयोग करता है तो वह निरंकुश तंत्र या फिर आताई में परिवर्तित हो जाता है। एक व्यक्ति सबके हित में काम करे तो राजतंत्र, एक ही व्यक्ति यदि अपने लिए काम करे, अपनी शक्ति को बढ़ाए तो उसे निरंकुश तंत्र कहा जाता है। और इसी निरंकुश को हम आदताई तंत्र भी कहते हैं। थोड़े से व्यक्ति, यानी कि यहाँ दूसरी बात कर रहा है, थोड़े से व्यक्तियों का शासन जब सामान्य हित में काम करता है तो उसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं। जब केवल वह अपने हितों की दृष्टि को ध्यान रखते हुए शासन करता है तो उसे अल्पतंत्र या फिर धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, यानी वह बदल जाता है। चलिए, जब अनेक व्यक्तियों के द्वारा, यानी कि यहाँ सभी बातें कर रहा है, ठीक है, बहुसंख्यक की बात, हित को, सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए शासन होता है तो शासन का व्यवस्था का संचालन किया जाता है, तो वह बहुतांत्रिक या संवैधानिक तंत्र कहलाता है। जब अव्यवस्था फैल जाती है, भीड़ के ही हितों का ध्यान में रखा जाता है तो वह भीड़ तंत्र कहलाता है, जिसे डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अरस्तु ने भीड़ तंत्र को ही डेमोक्रेसी नाम दिया है और बहुतंत्र या संवैधानिक शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में आज प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग होता है। यदि प्रजातंत्र है तो उसे हम संवैधानिक या बहुतंत्र कह सकते हैं, यदि भीड़ का शासन हो तो डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं। शासन प्रणाली का वर्गीकरण। शासन प्रणाली में कुल 6 प्रकार की शासन प्रणालियाँ जो है दिखाई गई हैं। पहला है, तो अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली 2 रूप हैं। पहला है शासन प्रणाली का शुद्ध रूप। शुद्ध रूप में क्या है? राजतंत्र। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संवैधानिक तंत्र जो है यह शुद्ध रूप है। अब भ्रष्ट रूप क्या क्या है? निरंकुश तंत्र, गुट तंत्र यानी धनिक तंत्र, लोकतंत्र जो है यह भी भ्रष्ट रूप है, जिसमें आप अरस्तु ने कहा है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है यह भीड़ तंत्र है, ये भ्रष्ट रूप माना जाता है अरस्तु की नज़र में। यदि प्रजातंत्र होता तो ऊपर की श्रेणी में जाता। सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली क्या हो सकती है? अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पोलिटी शब्द का प्रयोग किया है। पोलिटी के माध्यम से सद्गुण पाया जाता है, यानी कि संविधान का शासन जो है सबसे सर्वोत्तम शासन होता है। पोलिटी शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप होगी क्योंकि यह 2 प्रकार के शासन प्रणालियों का मध्यम मार्ग होता है। अरस्तु के अनुसार पोलिटी लोकतंत्र व गुटतंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है। जो पोलिटी है वह लोकतंत्र
और गुणतंत्र। लोकतंत्र मतलब भीड़ तंत्र, गुणतंत्र मतलब जो कुलीन तंत्र है, इनके बीच का जो माध्यम अपनाया गया है शासन करने का, उसे अरस्तू ने पॉलिटी कहा है। अरस्तू के अनुसार सबसे बेहतर शासन प्रणाली राजतंत्र है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है। राजतंत्र में क्या है, एक व्यक्ति होता है और वह सबके हित में काम करता है, तो अरस्तू ने इसे सबसे बेस्ट जो है शासन व्यवस्था माना है। पॉलिटी में संख्या एवं विवेक दोनों का समन्वय होता है। संख्या एवं विवेक, ठीक है, विवेकशील व्यक्ति भी शामिल हो, साथ ही संख्या बल भी हो। इसका कहने का मतलब कि विवेकशील व्यक्ति हो और उसका संख्या भी अधिक हो, ठीक है। इन दोनों के मिश्रित रूप से पॉलिटी शासन प्रणाली का उदय होता है। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी लोगों के साथ गरीब लोग भी शामिल होते हैं। इसको माना गया है कि सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। इस प्रकार पॉलिटी अभिजात तंत्र और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार की शासन प्रणालियों के बीच का मार्ग है। तो अरस्तू ने अपना जो मध्यम मार्ग दिया था वह जो है शासन प्रणाली में बीच का मार्ग को अपनाने के लिए कहा था। तो यहाँ पॉलिटी में अभिजात तंत्र यानी कि जो निरंकुश तंत्र है और लोकतंत्र, इन दोनों के बीच का जो शासन प्रणाली है इसे पॉलिटी को यानी संवैधानिक रूप माना गया है। निरंकुश शासन प्रणाली शक्ति पर आधारित होती है, गुणतंत्र संपत्ति पर आधारित शासन प्रणाली है, जबकि लोकतंत्र स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली है। यह तीन प्रकार की जो है शासन प्रणालियाँ को बताया गया है। निरंकुश तंत्र है तो सत्ता यानी शक्ति के आधार पर आती है, गुणतंत्र है तो धन के आधार पर, लोकतंत्र है तो स्वतंत्रता के आधार पर आती है। वह सरकार अधिक प्रभावी व अस्थायी होती है जो दीर्घकालिक हित में काम करती है। तो कोई भी शासन प्रणाली हो, यदि सबके लिए वह हित में काम कर रही है तो वह जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ और अस्थायी शासन प्रणाली मानी जाती है। अरस्तू का न्याय सिद्धांत, तो इसको बच्चों देख लेते हैं कि न्याय सिद्धांत क्या है। अरस्तू का मानना क्या था कि न्याय सिद्धांत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अरस्तू का न्याय समानुपातिक है, सबके लिए समान है, ठीक है। अरस्तू ने न्याय के दो भागों में विभाजित किया है। पहला है संपूर्ण न्याय। इस न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तू ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विक शब्द प्रयुक्त किया है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। यदि कोई अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो उसे जो है न्याय माना जाएगा। दूसरा है विशेष न्याय। विशेष न्याय में क्या है, पहला नंबर कई भागों में डिवाइड है। तो पहला है संशोधनात्मक न्याय। विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड या शक्ति का प्रयोग करना, यह जो है संशोधनात्मक न्याय के अंतर्गत आता है। दूसरा है विशेष न्याय में वितरणात्मक न्याय। राज्य द्वारा व्यक्ति में पद, सम्मान एवं पुरस्कार का वितरण करना वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत आता है। तो संशोधनात्मक में क्या है कि विधि के अनुसार जो भी कानून व्यवस्था में किया गया है, कार्य नहीं करने पर यदि कोई कार्य सौंपा जाए, यदि उसमें उल्लंघनता हो तो राज्य द्वारा दंड दिया जाता है, यह संशोधनात्मक है। और वितरण वाले में क्या है कि पद, सम्मान आदि के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। अरस्तू के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान पर निर्धारित होता है। आगे है समानता का सिद्धांत भी समानुपातिक है। अरस्तू के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। आगे है इसलिए समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। अरस्तू अनुपातिक समानता के विचार के समर्थक हैं। अरस्तू अंकगणितीय समानता के विचारक का समर्थन नहीं करते हैं। अंकगणितीय यानी कि नंबर के आधार पर, ठीक है, संख्या के आधार पर जो है यदि कोई समानता मिल रही है तो इसके समर्थक अरस्तू नहीं हैं। मानवीय जीवन का उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है, जिसे यूनानी भाषा में यूडेमोनिया कहा जाता है। तो मानव का एक मूल उद्देश्य होना चाहिए कि उसे जो है प्रसन्नता प्राप्त करनी है, यानी कि यूडेमोनिया प्राप्त करना है। व्यक्ति एक सामाजिक
एक राजनीतिक प्राणी है। यूनानी भाषा में इसका अर्थ जून पॉलिटिकन है। यदि राजनीतिक प्राणी है तो इसे पॉलिटिकन कहते हैं, जून पॉलिटिकन। यूनानी युग में लोग सभी साथ बैठते थे, जिसे एक्लेसिया कहा जाता था। यह विधायिका की भांति कार्य करती है। जो इस समय जो विधायिका कार्य करती है, उस ज़माने में यानी कि जो अरस्तु के ज़माने में उसे एक्लेसिया कहा जाता था। जैसा कि संसद में लोग बैठते हैं, वैसे ही एक्लेसिया में लोग बैठ करके विचार करते थे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, परंतु सभी बातें जो है एक ही वीडियो में आपको मिल जाती हैं। धन्यवाद।